जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी के लिए हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन से संबंधित केवल वही 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो लगातार 2 या 2 से अधिक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में या आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशंस? निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर स्थापना का हिस्सा नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों DMRC, इसरो, LMRC में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रीदर, ऑप्शन बी कंजर्वेटर टैंक, ऑप्शन सी एक्साइटर्स, ऑप्शन सी डी बुकोल्ज रिले। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है जिसमें सिलिका जेल रखी हुई होती है। कंजर्वेटर टैंक भी होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर ढोलकनुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा देने के लिए बुकोल्ज रिले भी लगा हुआ होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई भी एक्साइटर जैसा पार्ट्स नहीं पाया जाता है। ये एक्साइटर ट्रांसफार्मर को छोड़ के जबकि आपको देखने को मिलेंगे सिंक्रोनस मशीन में, आपके चाहे अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, उसके रोटर फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। द द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज टू प्रोवाइड। ट्रांसफार्मर कोर का उद्देश्य डैश प्रदान करना होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन RRB, JEE, NMRC, CITS में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लो रिलक्टेंस पाथ, ऑप्शन बी हाई इंडक्टिव पाथ, ऑप्शन सी हाई कैपेसिटिव पाथ, ऑप्शन डी हाई रिलक्टेंस पाथ। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस कम होने से ओमिक लॉस कम होता है, उसी प्रकार रिलक्टेंस कम होने से कोर लॉस अर्थात आयरन लॉस हो या आपका कोर लॉस हो, इसके कम होने से आपका हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस कम हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का कोर ऐसे मटेरियल्स का बनाया जाता है जिसका रिलक्टेंस कम हो और परमेबिलिटी ज़्यादा हो। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर। ट्रांसफार्मर आमतौर पर डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन PSPCL UPPCL TG2 में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन है वन टाइम यूज, ऑफ साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग, शॉर्ट टाइम यूज, ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर को वन टाइम यूज नहीं करते, लंबे समय तक हम लोग यूज करते थे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑफ साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो ट्रांसफार्मर को हम लेके वर्कशॉप में लेके जाते हैं फिर वहाँ ठीक करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जो हम वहीं पे उसको ठीक कर देते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट टाइम यूज, शॉर्ट टाइम यूज के लिए हम लोग नहीं करते दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हाँ दोस्तों, ये होता है कि ऑन साइट प्रॉब्लम, जब भी ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑन साइट पे उसके टेक्नीशियंस जाके ट्रांसफार्मर में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों कभी कभी देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है, उसका फ्यूज़ उड़ जाने पे आप अपने नज़दीकी पावर सब स्टेशन में कॉल करते हैं, वहाँ से टेक्नीशियन आते हैं और उस फ्यूज़ को बना के, या वाइंडिंग जल गई है तो उसको ठीक करके नया ट्रांसफार्मर या वो ठीक हो सके तो उसी को लगाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आपके लिए 2-3 नाम मैं लिख के लेके आया हूँ, जैसे कि DRDO है, इसरो है, सेल है, और ना जाने कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 mm टू 15 mm, 25 mm टू 14 mm, ऑप्शन सी 05 mm टू 0.5 mm, ऑप्शन डी 4 mm टू 5 mm। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एडी करंट लॉस जो होता है वो लेमिनेशन के थिकनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात लेमिनेशन का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा एडी करंट लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए दोस्तों, जो 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर ऑपरेट करती है उसके लिए जो हम लेमिनेशन का थिकनेस रखते हैं वो 0.5 mm टू 0.5 mm
0.1 mm टू 0.5 mm तक यूज़ करते हैं। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में 60 हर्ट्ज पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट करती है। वहाँ पे हम लोग लेमिनेशन का जो थिकनेस रखते हैं 0.1 mm टू 0.25 mm तक होती है। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर्स। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले कैन बी फिक्स्ड ऑन। निम्नलिखित में किस ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले को लगाया जाता है। ये क्वेश्चन CPRI SPPH में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, बुकोल्ज रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में लगा हुआ होता है। ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट, जैसे कि ट्रांसफार्मर जब ओवरलोड हो जाती है या ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाती है, किसी भी कारण से जब ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, उसके जो ऑयल्स होते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ट्रांसफार्मर को टिप कर देते हैं। उसमें एक टिपिंग सर्किट लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से ट्रांसफार्मर को टिप किया जा सकता है। चूँकि ये चीज़ केवल उन्हीं ट्रांसफार्मरों में हो सकता है जिसमें पहले से ही ऑयल मौजूद हो, इसलिए ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में ही बुकोल्ज रिले को फिक्स किया जा सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन BSPHCL और इसरो में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर्स व्हेन आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी, टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक्स। ऑप्शन नंबर डी, टू कूल द कॉइल्स ड्यूरिंग रिड्यूस लोड। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होती है या ज़्यादा उस पर किसी भी कारण से जब तेल गर्म होने लगते हैं, तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का जो ऑयल होता है वो हीटअप होकर ऊपर की ओर एक्सपेंड होता है और उसका मेन टैंक का कनेक्शन सीधा कंजर्वेटर टैंक से होता है, जिससे वो मेन टैंक का ऑयल कंजर्वेटर टैंक में जाता है। कंजर्वेटर टैंक का जो ऑयल रखते हैं हम लोग दोस्तों, हाफ ऑफ द कंजर्वेटर टैंक से रखते हैं, जिससे वो नीचे का ऑयल ऊपर आने से ऊपर का जो उसमें खाली में एयर होता है वो बाहर निकल जाता है और जब वो ब्रीदर पूरी तरह से तेल से भर जाता है। लेकिन जब लोड कम होती है तो ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होता है, जिसके वजह से दोस्तों उसके अंदर का जो तेल होते हैं वो नीचे एक्सपेंड होते हैं और खाली जगह छूट जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से ट्रांसफार्मर में एयर आते हैं। इस एयर में यदि मॉइस्चर्स होंगे तो ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन खराब हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए हम लोग दोस्तों ब्रीदर में हम लोग एक सिलिका जेल नामक पदार्थ को रख देते हैं, जो कि एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर्स होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ट्रांसफार्मर इंसुलेशन मटेरियल इज बेस्ट कंपेयर टू क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर की तुलना में कौन सा ट्रांसफार्मर इंसुलेशन सामग्री सबसे अच्छा होता है। ये क्वेश्चन DMRC और ALP में पूछी गई है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर बी ऑयल, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी लो ग्रेड प्रेस बोर्ड। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं, इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे एक इंसुलेशन मटेरियल है। इन सबों में से क्राफ्ट पेपर भी एक अच्छा इंसुलेशन होता है। इससे भी ज़्यादा इंसुलेशन अच्छा जिसका होता है वो ऑप्शन है आपके ऑयल। ऑयल का बहुत ज़्यादा इंसुलेशन प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर में इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 8, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। थ्री फेज सेल प्रकार ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन CITS बार्क सेल में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिलेंड्रिकल टाइप, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर टाइप, ऑप्शन नंबर सी रेक्टेंगुलर टाइप, ऑप्शन नंबर डी सैंडविच टाइप। दोस्तों ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के अनुसार दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स, एक होते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर्स। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप यूज़ करते हैं और कभी कभार सर्कुलर टाइप भी यूज़ करते हैं। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दोस्तों हम लोग सैंडविच टाइप यूज़ करते हैं। सैंडविच मतलब होता है दोस्तों एक के ऊपर एक। हम लोग इसके कोर जिसको हम लिम्स कहते हैं, जहाँ पे कोर्स बाइंडिंग को रखी जाती है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं LB HB LB HB LB HB रख के एक तरह से सैंडविच, जैसे हम लोग की दोस्तों मार्केट में सैंडविच खाते हैं जिसके ऊपर एक लेयर लगी हुई रहती है, उसी ढंग से सेल टाइप ट्रांसफार्मर के कोर में क्या आता है दोस्तों LB HB करके इस तरह से मतलब एक सैंडविच तरह का बना दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इस टाइप के बाइंडिंग को हम लोग सैंडविच टाइप बाइंडिंग भी कहते हैं। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर कोर इज जनरली मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर कोर सामान्यतः डैश से बने होते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी, जेई और डीआरडीओ में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन बी कैन बी मेड विथ एनी ऑफ द एबव मेथड, ऑप्शन नंबर सी बाय स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ शीट टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी सिंगल ब्लॉक ऑफ कोर मटेरियल। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, जिससे एडी करंट लॉस और उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सके। कभी भी ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है एक मोटा किसी भी मेटल का नहीं बना होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं पतले पतले सीटों में कट करके और उसको स्टैकिंग स्टैकिंग मतलब आपस में चिपकाने को कहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सीट्स को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको आपस में चिपका कर एक उसके ऊपर ग्लू या कुछ इंसुलेशन मटेरियल लगा देते हैं जिससे कि वो आपस में चिपक जाए, और उस वैसे प्रोसेस करके हम लोग कोर बनाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिख के नहीं लाया, क्षमा चाहेंगे। आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर। ट्रांसफार्मर आमतौर पर डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों डीएमआरसी और पीजीसीएल में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वन टाइम यूज, ऑप्शन नंबर बी ऑफ साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी शॉर्ट टाइम यूज, ऑप्शन डी ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक बाइंडिंग होते हैं। ये क्वेश्चन सेल और एएलपी में देखा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है कुड एदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज ऑलवेज ए हाई वोल्टेज बाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज ए लो वोल्टेज बाइंडिंग। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड होता है और एक सेकेंडरी साइड होता है, या हम लोग एक एलवी साइड या एचवी साइड। ट्रांसफार्मर के जिस और लो वोल्टेज होता है उसे हम लोग एलवी साइड कहते हैं, और ट्रांसफार्मर के जिस साइड मुझे हाई वोल्टेज देखने को मिलता है अर्थात जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे हम लोग एचवी साइड करते हैं। जबकि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का जो डिफिनेशन हम लोग देते हैं दोस्तों, जिधर से सोर्स लगता है उसे हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं, और जिधर हमें लोड देखने को मिलता है जिधर अर्थात जिधर लोड जुड़ी हुई रहती है उसे हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो प्राइमरी बाइंडिंग कभी एचवी साइड भी हो सकती है या कभी एलवी साइड भी हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर को हम दोस्तों उसको एलवी साइड को प्राइमरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एलवी को हम सेकेंडरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्राइमरी बाइंडिंग या ऑलवेज हाई वोल्टेज साइड होती है या लो वोल्टेज साइड होती है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुड एदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द कलर ऑफ द फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त ताज़ा सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन इसरो एलएमआरसी में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी वायलेट। दोस्तों जब कोई ट्रांसफार्मर नई नई आती है तो उसमें जो सिलिका जेल लगी हुई रहती है उसका रंग ब्लू होता है, और समय के साथ साथ वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाती है, जिसके वजह से कुछ समय बाद वो पिंक हो जाती है। जब पिंक हो जाती है दोस्तों तो उसे खराब मान लिया जाता है, वहाँ पे दूसरा को लगा दिया जाता है, या उस पिंक सिलिका जेल को हम लोग धूप में या गर्म करने से क्या होता है उसके अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो ब्लू कलर के दिखने को मिल जाते हैं। अर्थात जब सिलिका जेल के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन आता है तो वो ब्लू पिंक हो जाते हैं, और लेकिन जब वो फ्रेश होते ताज़ा होते देखने मतलब अच्छे काम करने में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है तो उस समय जो इसका कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू प्रिवेंट। ट्रांसफार्मर के कोर को निम्नलिखित से बचाने के लिए लेमिनेट किया जाता है। ये क्वेश्चन एएलपी एसपीपीएच में पूछा गया था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस टू करेंट, ऑप्शन बी रस्टिंग ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी इंक्रीज इन वेट ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ऑप्शन डी एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करेंट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के कई तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और ये पूछा जाता रहता है। तो दोस्तों मोटा मोटी इस क्वेश्चन के लिए जो थ्योरी है वो एडी करंट लॉस जो होती है वो लेमिनेशन के थिकनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात लेमिनेशन का जो थिकनेस होगा जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उस
में एडी करंट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे बाइंडिंग क्या हो जाती जाएगी दोस्तों, गर्म होती जाएगी, कोर पूरा गर्म होता जाएगा। ये एनर्जी को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लॉसेस कहते हैं। ऐसा लॉसेस ना हो, एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ना गिरे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लेमिनेशन को हम लोग पतली 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 उसके जो सीट होते हैं उसकी पतली पतली सीट में करके आपस में लेमिनेट कर देते हैं, जिसके वजह से एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 15, हेलिकल बाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, हेलिकल बाइंडिंग इसके लिए उपयुक्त है यूपीपीसीएल टीजी 2 और बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों देखे गए हैं। ये क्वेश्चन को आप भी जब सेट मारते होंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं। इस क्वेश्चन को मतलब जितना 5 में 5 स्टार दे दोस्तों कम होगा। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। चलिए दोस्तों इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए लो वोल्टेज बाइंडिंग फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज बाइंडिंग फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी लो वोल्टेज बाइंडिंग फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी हाई वोल्टेज बाइंडिंग फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर। दोस्तों जो हाई करंट रेटिंग का जो पावर ट्रांसफार्मर यानी लार्ज ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो बाइंडिंग होती है कॉपर के स्ट्रिप से बनाया जाता है, ताकि वो करंट को ज़्यादा से ज़्यादा झेल सके। दोस्तों हाई करंट मुझे तभी देखने को मिलेगा जब वहाँ पे लो वोल्टेज होगा, और वो ट्रांसफार्मर ओबियसली हेलिकल बाइंडिंग है, हम पर लार्ज ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए दोस्तों हाई करंट किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए लो वोल्टेज दिया है लेकिन स्मॉल ट्रांसफार्मर है, नहीं ये नहीं होगा। ये बड़ा पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग हेलिकल बाइंडिंग को यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है। और कहाँ लो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों लो वोल्टेज बाइंडिंग फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर दिख रहा है। हाँ, तो लो वोल्टेज जैसे ही होगा वहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा और लार्ज ट्रांसफार्मर होती थी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर ए ट्रांसफार्मर, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन SPMCIL 2019 में पूछा गया था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील्स, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी हॉट रोल्ड सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी कॉपर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए दोस्तों जो पहले जब जब ट्रांसफार्मर की आविष्कार हुआ था, उस समय जो हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर बनाते थे वो कास्ट आयरन का हुआ करता था। कुछ समय बाद उसमें हम लोग क्या किए दोस्तों, 2 to 5% सिलिकॉन मिला दिए, जिससे क्या हुआ, उसका रेजिस्टिविटी बढ़ गया और उसका परमेबिलिटी बढ़ गया, जिससे उसके अंदर लॉसेस कम होने लगे। उसके बाद और जब हम आगे गए तो एक प्रोसेस का आविष्कार हुआ जिसको हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बोलते हैं। दोस्तों उस प्रोसेस में क्या होता है, जो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील को पहले हम लोग दोस्तों गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जैसे रोटी बेलते हैं तो उस मटेरियल को रख के एक साइड से उसको बेला जाता है। एक साइड से बेलने से वन डायरेक्शन में इसके जितने भी एटम्स होते हैं, मैग्नेटिक एटम्स जो होते हैं जिसको हम लोग डायपोल बोलते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने से क्या होता है दोस्तों, उसका परमेबिलिटी बढ़ जाता है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है दोस्तों नॉर्मल सिलिकॉन स्टील के लिए 1.4 टेस्ला तक होता है, जबकि ये बढ़ के क्या होता है दोस्तों 1.8 टेस्ला तक चला जा सकता है, जो कि मतलब हाई परमेबिलिटी होता है। हाई परमेबिलिटी होने से क्या होता है दोस्तों, उसका जो रिलेक्टेंस होता है कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है कि लॉसेस कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम लोग आजकल के जो पावर ट्रांसफार्मर आते हैं या जो महंगे ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके जो कोर बने हुए होते हैं वो CRGO स्टील के बने होते हैं। CRGO स्टील का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का जो बार बार आपको देखने को मिलेगा, कभी भी CRGO स्टील ही मारिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डैश कपल्ड बट डैश कनेक्टेड। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक डैश युग्मित होते हैं लेकिन डैश से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, समझने वाला है। समझ गए हो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसका डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इसरो और सेल में भी देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है मैग्नेटिकली नॉट इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली नॉट मैग्नेटिकली, ऑप्शन सी मैग्नेटिकली एल्सो मैग्नेटिकली, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली एल्सो इलेक्ट्रिकली।
देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होती है अर्थात जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर में रखे होते हैं उसको लिम्स बोलते हैं। तो लिम्स पे क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होता है अर्थात एलबी भी होता है उसी लिम्स पे और एचबी होता है उसी लिम्स पे। पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिम्ब के जस्ट बगल में सबसे पहले हम जो लगते हैं एलबी साइड को रखते हैं, उसके ऊपर फिर हम इंसुलेशन देते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एचबी साइड को रखते हैं, फिर इंसुलेशन देते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे करके दोस्तों सैंडविच तरह से हम लोग बनाते जाते हैं। कभी भी ये दोनों का कनेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी का डायरेक्टली नहीं होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स बनता है दोनों से पास होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं दोस्तों ये मैग्नेटिकली कपल्ड तो होते हैं लेकिन तार प्राइमरी और सेकेंडरी का जुड़ा हुआ नहीं होता है आपस में। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो मैग्नेटिकली कपल्ड तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए आपस में नहीं होते थे। ऐसा ऑप्शन आपको दोस्तों कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वी कैन एम्प्लॉय ट्रांसफार्मर फॉर ए पावर रेंज ऑफ, हम डैश की शक्ति सीमा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी जेई में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है लोअर एंड हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, मीडियम वैल्यू। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी होता है उसमें देखते होंगे छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, उसकी रेटिंग बहुत ही कम VA रेटिंग में होती है। और वही हमको जब दोस्तों कोई पावर सबस्टेशन या जनरेटिंग पावर सबस्टेशन या GSS ग्रिड सबस्टेशन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर रेंज होता है वो कम से लेके ज़्यादा तक और बीच में भी होता है दोस्तों, BA रेटिंग से लेके MVA रेटिंग तक होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रांसफार्मर हैज़ comparatively much higher efficiency than a similar induction machines due to, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता एक समान प्रेरण मशीन की तुलना में अधिक होता है क्यों। ये क्वेश्चन दोस्तों DRDO बार्ग में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ए स्मॉल एयर गैप, ऑप्शन बी नो मूविंग पार्ट्स, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग कपलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशंस एबव। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली मशीन या इलेक्ट्रिकली सिस्टम में सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसी चीज़ का होता है तो वो होता है ट्रांसफार्मर का। इसका इफिशियंसी दोस्तों 98% टू 99% तक हो सकता है। इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेवार होते हैं जिसके में से आप जानते हैं कि दोस्तों इसके अंदर जो एयर गैप्स होते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्डिंग जो होते हैं दोस्तों एक ही लिम्ब्स पे रखे होते हैं तो एयर गैप बहुत कम होता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, जैसे जैसे कि मोटर में देखते हैं दोस्तों एक रोटर होता है जो घूमते रहता है जिससे फ्रिक्शंस लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है, सारे के सारे स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं। और ऑप्शन सी में भी देखिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग कपलिंग लिखा है, क्यों मतलब जो भी लीकेज फ्लक्स बहुत कम देखने को मिलता है। जो प्राइमरी बाइंडिंग जो जनरेट करती है वही सेकेंडरी बाइंडिंग पे जाती है, अधिकतर चली जाती है, लीकेज बहुत कम होता है। और इस तरह से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन एबव लिखा हुआ है, तो मुझे सारे जो चीज़ें हैं ऑप्शन में वो सब कुछ देखने को ट्रांसफार्मर में मिलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द लीकेज फ्लक्स इज द फ्लक्स इन साइड द ट्रांसफार्मर विच, लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर के अंदर का फ्लक्स है, अर्थात मतलब पूछ रहा है ये क्वेश्चन लीकेज फ्लक्स क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ALP UPPCL TG2 में देखने को मिला था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है लिंक्स एदर ऑफ द बाइंडिंग, लिंक्स बोथ ऑफ द बाइंडिंग्स, ऑप्शन सी योक ऑफ द कोर, ऑप्शन डी विंडो ऑफ द कोर। देखिए जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम प्राइमरी बाइंडिंग पे सप्लाई देते हैं साइनोसॉइडल सप्लाई 3 फेज साइनोसॉइडल या सिंगल फेज साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी बाइंडिंग क्या करता है दोस्तों, फ्लक्स जनरेट करता है। और ये फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, कोर से होते हुए सेकेंडरी बाइंडिंग से होते हुए फिर वो प्राइमरी बाइंडिंग में आता जाता है। ये फ्लक्स बहुत कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब कुछ भी लीकेज आइडियल ट्रांसफार्मर में तो लीकेज जीरो माना जाता है लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है दोस्तों। कुछ फ्लक्स क्या होते हैं जो प्राइमरी बाइंडिंग से जो जनरेट होती है वो सेकेंडरी बाइंडिंग पे ना जाते हुए, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है या जो मटेरियल होते हैं वो भी तो आयरन के ही बने हुए होते हैं, तो आयरन का ऐसे भी हम जानते हैं कि दोस्तों रिलेक्टेंस बहुत कम होता है। तो ये अपना फलक पाथ जो होता है दोस्तों वो सेकेंडरी बाइंडिंग कोर्स ना होते हुए ये अपने एक ही बाइंडिंग से पूरा कर लेते हैं या टैंक से चले जाते हैं, जो मतलब ऐसा फलक जो यूजफुल नहीं होता है। यूजफुल वही फलक होता है दोस्तों जो प्राइमरी बाइंडिंग जनरेट किया वो फलक जाके सेकेंडरी बाइंडिंग से घूमता हुआ फिर प्राइमरी बाइंडिंग पे आया। लेकिन दोस्तों बीच में क्या होता है कुछ फलक्स का लीकेज होता है, जैसे कि दोस्तों हम लोग जो गाँव से आते हैं तो गाँव में जो खेत का जो पटवन होता है दोस्तों, पाइप में इसको लेके जाके पंप सेट से पानी को लेके जाके हम लोग खेत में डालते हैं, तो उसमें पाइप में छोटा छोटा छेद होने से क्या होता है दोस्तों, सारा पानी हमारे खेत तक न पहुंच के कुछ रास्ते में ही पानी बाहर चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो लीकेज है।
क्योंकि उस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। तो उसी ढंग से दोस्तों क्या होता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स जनरेट करता है वो सेकेंडरी पे नहीं जा पाता है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं लोग दोस्तों लीकेज फ्लक्स कह देते हैं। तो जो वाइंडिंग या सेकेंडरी से सेकेंडरी तक ही रह जाए या प्राइमरी से प्राइमरी तक ही रह जाए, एक ही वाइंडिंग से अपना रास्ता कंप्लीट कर ले, वैसे फ्लक्स को हम लोग दोस्तों लीकेज फ्लक्स कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेपिंग ऑफ द कोड इज इम्प्लीमेंटेड इन द कोड टू। कोड की स्टेपिंग को कोड में डैश तक क्रियान्वित किया जाता है। क्वेश्चंस ये जो देखने को मिला था दोस्तों आरआरबी जेईई में पूछा गया था। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आ रहा है हिंदी का, तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस कंडक्टर मटेरियल एंड कॉपर लॉसेस, रिड्यूस कोर लॉसेस। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी टू रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोर होता है वो पतली पतली शीट से बना मिल के बना हुआ होता है। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ स्टेपिंग मतलब बोले तो दोस्तों जोड़ना, एक दूसरे के साथ एक को जोड़ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 स्टेप कोर, 3 स्टेप कोर, 4 स्टेप कोर। वो स्टेप मतलब एक चरण, स्टेप बोले तो चरण, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ये प्रोसेस होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो रेक्टेंगुलर जो कोर होता है और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब वो राउंड हो जाए। राउंड होने इन द सेंस ऑफ मतलब समझिए कि जब कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है तो उसका जो सरकमफेरेंस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। तो उस पे जब हम चीज़ को लपटेंगे तो कंडक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उसी कोर को यदि हम रेक्टेंगुलर ना बना के उसको यदि हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि मतलब वो स्क्वायर नहीं उसको सर्कुलर बना देते हैं, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस कम होने के जब उस पर हम तार को लपेटेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ तार की कम होने से दोस्तों क्या हो जाएगा कि उसका जानते कि हम रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ कटेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ कम होने से क्या होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम हो जाने से क्या होगा दोस्तों, कॉपर लॉसेस कम हो जाएंगे। और जो कंडक्टर का जो जितना ज़रूरत होगा, क्योंकि सेम एक लपेटा लगाने में मान लीजिए दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप पर जब हम उसको वाइंडिंग करते हैं तो समझने के लिए 1 मीटर लगता है सपोज, समझाने के लिए। लेकिन उसी चीज़ को जब हम उसको सर्कुलर बना दें तो उस चीज़ पे लपटेंगे तो दोस्तों मुझे कम लेंथ ऑफ कंडक्टर की ज़रूरत होगी। तो जिसकी वजह से हम लोग स्टेप्ड कोड में जाते हैं। स्टेप्ड कोड बनाने से क्या होता है दोस्तों, कंडक्टर का जो मटेरियल होता है वो कम हो जाता है। उसके कम होने से क्या होता है दोस्तों, कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाने से दोस्तों क्या होता है कि मतलब वो जो भी कोर लॉस या जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होता है। तो वॉल्यूम कम हो जाने से क्या होता है दोस्तों कि कोर लॉस भी कम हो जाता है। कॉपर लॉस, कोर लॉस, रिड्यूस मटेरियल भी होते हैं। तो इतने सारे फायदे होते हैं। तो हम लोग अब जो प्रैक्टिकली जो कोर बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर ना बना के उसको हम स्टेपिंग कर करके दोस्तों हम लोग उसको सर्कुलर लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैव LV एंड HV वाइंडिंग आर अरेंज सच दैट। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में LV और HV वाइंडिंग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि। ये क्वेश्चन दोस्तों BSPCL 2018-2025 में दोनों एग्जाम में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। पहला में लिखा है हाफ LV नियर द कोर एंड हाफ HV आउटसाइड LV ऑन ईच लिम्ब, LV ऑन one limb and HV on the other, half LV outside the core and half HV inside LV on each limb, LV and HV binding are sandwich। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जहाँ पे बाइंडिंग को रखी जाती है, प्राइमरी या सेकेंडरी बोले या हम LV या HV साइड बोले, उसको हम लिम्स बोलते हैं। उस लिम्स पे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी या LV HV बाइंडिंग को रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर कोर होते हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग इंसुलेशन मटेरियल लगाते हैं। और इंसुलेशन मटेरियल देने के बाद उस पर हम सबसे पहले उसी पे हम लोग LV बाइंडिंग को रखते हैं। LV बाइंडिंग को कम रखने के लिए रीजन क्या होता है दोस्तों, कोर के पास में क्यों LV बाइंडिंग को रखते हैं कि जानते हैं कि जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है। ओबियसली जब लो वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज रहेगा तो वहाँ पे इंसुलेशन की ज़्यादा जरूरत होगी। और जब उसी जगह पर LV को ना रख के पहले हम लोग HV को दोस्तों रख देते हैं तो हाई वोल्टेज होने की वजह से वहाँ पे इंसुलेशन की जरूरत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसा कभी भी हम नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस लिम्ब पे LV साइड को रखते हैं, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन देते हैं, फिर उसके बाद HV साइड को रखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों हम फिर इंसुलेशन देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं HV साइड। इस तरह से करते 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 हम लोग ट्रांसफार्मर का डिजाइन करते हैं। एक ही लिम्ब पे हम दोस्तों LV को भी रखते हैं और HV को भी रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, LV को कोर के नियर में रखा जाता है और HV साइड को क्या दोस्तों LV के बाद में रखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाफ LV नियर द कोर एंड द हाफ HV आउटसाइड LV ऑन ईच लिम्स।
क्वेश्चन नंबर 23, कोर फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों डीएमआरसी और बहुत सारे एग्जाम में देख, मैं भी बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मुझे मिला था, मैं जब सेट मारता था मल्टीपल टाइम से देखने को मिला था। तो आज रिसर्च करने के टाइम में ये क्वेश्चन डीएमआरसी में मुझे दिख गया दोस्तों, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए लेके आया। तो समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। दोस्तों जो प्राइमरी वाइंडिंग पे यानी सप्लाई सोर्स से जो हम लोग फ्लक्स सप्लाई देते हैं दोस्तों, वो 3 फेज साइनोसॉइडल होता है या सिंगल फेज साइनोसॉइडल होता है। वो प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होता है दोस्तों, लिंक होता है, और वहाँ से क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स क्या करता है दोस्तों, वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। ये लिंक करने के पीरियड में क्या होता है दोस्तों, हम बताते हैं कि जैसे ये हम सप्लाई है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये प्राइमरी साइड पे दोस्तों हम लोग ऐसा फॉर्म देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर जगह मतलब रिलेक्टेंस सेम नहीं होने की वजह से उसका फ्लक्स का जो वेव फॉर्म बनता है दोस्तों, वो क्या होता है कि फ्लैट टॉप्ड हो जाता है। फ्लैट टॉप कहने का मतलब बोले तो दोस्तों, फ्लैट टॉप मतलब टॉप पे ऊपर क्या होता है, फ्लैट मतलब सीधा हो जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये फ्लक्स जाके ये ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हैं, फिर ऐसे करके फिर ऐसे हो जाते हैं। तो सप्लाई सोर्स तो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो साइनोसॉइडल होता है, जबकि जो उससे जो बनने वाले जो फ्लक्स होते हैं वो साइनोसॉइडल ना होके वो फ्लैट टॉप्ड हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। सप्लाई तो साइनोसॉइडल होता है, लेकिन उससे बनने वाला जो फ्लक्स होता है दोस्तों, वो हमेशा फ्लैट टॉप्ड ही होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताइए। क्वेश्चन तो आप ही देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं दो जगह सेट में देखा था, तो उसको मैं एक इसरो में भी देखा था, एलपी में भी देखा था, और भी जगह देखा था, लेकिन मुझे और मिला नहीं, तो मैं उसमें और जगह और सब एग्जाम का नाम लिख के लेके आता कि कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसको जानते ही होंगे, तो मुझे बताने की इस पर जरूरत नहीं है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। फिर भी ऑप्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पियर्स लॉ, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होते हैं फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शंस। सेल्फ इंडक्शन में दोस्तों क्या होता है कि एक ही बाइंडिंग में फ्लक्स के परिवर्तन होने से, चेंज होने से, उसी बाइंडिंग में क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस फिनोमिना को हम लोग सेल्फ इंडक्शंस बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही बाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी की भी कार्य करती है और सेकेंडरी की भी काम करती है, तो वो तो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। और जैसे टोंग टेस्टर होता है, अभी दोस्तों जो लाइव वायर में हम लोग करंट को मेजर करते हैं, तो वो भी वो नहीं, वो तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, वो नहीं होगा दोस्तों। और दूसरा आपको बोले, आपके जो मरकरी जो होते हैं जिसमें इंडक्टर लगा हुआ होता है, एक ही कॉइल होती है, उसमें भी सेल्फ इंडक्शन देखने को दोस्तों मिलता है। और मुझे भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको जरूर बताता। तो सेल्फ इंडक्शन जिसमें याद रखिएगा, जिसपे एक ही कॉइल होती है, वो सेल्फ इंडक्शन पे काम करती है। लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपको फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, तो म्यूचुअल मतलब क्या होता है कि ये हमारा भी फ्रेंड है और वो आपका भी फ्रेंड होता है। तो उस समय जब एक ही चीज़ मतलब क्या हो, दोनों से कॉमन हो, तो उस चीज़ को हम लोग म्यूचुअल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब हमारा भी है आपका भी है। तो उस कंडीशन का टू बाइंडिंग होती है दोस्तों। एक बाइंडिंग में क्या होती है, फ्लक्स बनाने से, और दूसरे बाइंडिंग से लिंक करती है, तो जिसकी वजह से प्राइमरी बाइंडिंग की वजह से सेकेंडरी बाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसलिए और दोस्तों उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग जो फ्लक्स बनाता है, इस फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी बाइंडिंग में जाके ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफार्मर रेटिंग आर गिवन इन, ट्रांसफार्मर रेटिंग में दी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों CITS ALP में देखने को मिला था, और आप भी देखे होंगे, बहुत जगह पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए KVA, ऑप्शन बी HP, ऑप्शन सी kVAR, ऑप्शन डी किलोवाट। दोस्तों आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। इसके पीछे हम लोग जो जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो केवीए मतलब केवी मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, फिर उसके ज़्यादा और जाते हैं तो MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, तो ऐसे चल के दोस्तों बढ़ता जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में ही क्यों होती है, किलो वाट में क्यों नहीं होती है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन रीजन होते हैं, जिसमें मैं आपको जो मुझे अभी याद आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के जितने भी लॉसेस होते हैं, या तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं या तो वो करंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि दोस्तों ओपन सर्किट में जो टेस्ट करते हैं हम लोग, जो आयरन लॉस या कोर लॉस जिसको बोलते हैं, वो जो मेनली डिपेंड करता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और वही जो दोस्तों ओमिक लॉस या इसको हम कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं, वो I² R लॉस जो होता है वो करंट पे डिपेंड करता है।
तो जितना भी लॉसेज है दोस्तों या तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या तो करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वोल्टेज एम्पियर में लिया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको ये नहीं पता होता कि ट्रांसफार्मर पर कौन सा लोड जुड़ने वाला है, वो रिएक्टिव इंडक्टिव लोड होगा, रेजिस्टिव लोड होगा या कैपेसिटिव लोड होगा। जब कुछ पता ही नहीं है दोस्तों तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका क्या इसका रेटिंग दे सकते हैं। तो ये लोग क्या करता है दोस्तों कि उसको पता नहीं होने की वजह से ये भी एक रीजन होता है कि वो लोग वोल्टेज एम्पियर में दे देता है। तो जो मेन फैक्टर होते हैं वोल्टेज और करंट का, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है दोस्तों केवीए या जो और भी जो मशीन्स होते हैं जिसमें जो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड होते हैं तो उसका जो रेटिंग केवीए एमवीए या वीए रेटिंग में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलेशन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसफार्मर शुड बी। एचवीडीसी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन होना चाहिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आरआरबी जेई सीपीआरआई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में देखने को मिला था उसके एग्जाम में। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है नो नीड ऑफ इंसुलेशंस, ऑप्शन बी कैन बी ड्राई और वेट, ऑप्शन सी वेट ऑलवेज, ऑप्शन डी ड्राई ऑलवेज। दोस्तों एचवीडीसी बोले तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशंस, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, सॉरी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। इवन 765 के बी पे भी ये ऑपरेट करते हैं। तो इतने ज़्यादा वोल्टेज पे दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं कि जो इंसुलेशन होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से उसकी इंसुलेशन क्या होती है, खराब होते जाती है। तो इसका इंसुलेशन खराब ना हो, इतना ज़्यादा वोल्टेज है तो इंसुलेशन भी तो इतना मजबूत चाहिए। तो कभी भी तो यहाँ तो ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा है, नो नीड ऑफ इंसुलेशन। भाई इतना ज़्यादा वोल्टेज है, इंसुलेशन है तो जो बगल में काम करेगा वो आदमी तो मर जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, बहुत हार्मफुल हो जाएगा ये। ऑप्शन बी कैन बी ड्राई और वेट, कभी भी क्या सूखा और गीला हो सकता है, भाई कभी भी गीला नहीं हो सकता है। वेट ऑलवेज मतलब हमेशा गीला हो सकता है, या ड्राई ऑलवेज, तो दोस्तों हमेशा ये ड्राई होना चाहिए। जो भी ज़्यादा वोल्टेज पे जो इंसुलेशन हम लगाते हैं उसको हमेशा जितना ज़्यादा सूखा हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि इंसुलेशन में क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर आने से उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम होने लगता है और वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन से वो फेल हो जाएंगे। तो जो करंट जो उसको रोक पा रहा था वो अब करंट उसी बॉडी से पास होगा। तो कभी भी हम लोग दोस्तों जो हाई वोल्टेज पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं उसको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि दोस्तों वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व न करे, अर्थात वो हमेशा ड्राई अवस्था में ही रहे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए ट्रांसफार्मर इज फेड फ्रॉम 220 वोल्ट एंड डीसी सप्लाई रेदर देन सिंगल फेज एसी सप्लाई देन द ट्रांसफार्मर विल। यदि किसी ट्रांसफार्मर को एक फेज एसी आपूर्ति की बजाय 220 वोल्ट और डीसी आपूर्ति से प्रेषित किया जाता है तो ट्रांसफार्मर क्या होगा। कि जैसे कि दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, मैं एक चीज़ पर जोर करने की कोशिश करूँ, हिंट दे रहा हूँ दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई ना देके उसके प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा सप्लाई दे रहा है, तो डीसी सप्लाई दे रहा है। तो जैसे कि दोस्तों इस पहले क्वेश्चन का हम देखने को मिला था दोस्तों पीजीसीआईएल में और आरआरबी जेई में क्वेश्चन देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बर्न इट्स वाइंडिंग, ऑपरेट नॉर्मल, ऑप्शन सी विल नॉट ऑपरेट, ऑप्शन डी विल गिव वेरी स्मॉल लीकेज फ्लक्स। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होती है वो हमेशा एसी सप्लाई पे ऑपरेट करती है। तो एसी सप्लाई पे हमको इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों देखने के लिए मिलता है। तो जो भी बाइंडिंग की जाती है उसको इस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती है कि जिससे उसका ओवरऑल जो इसका इम्पीडेंस हो ज़्यादा हो सके, जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने से वो कम से कम करंट को फ्लो करवा सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों यदि हम वहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग पे हम डीसी सप्लाई लगा देते हैं तो उसमें समय के साथ में समय के साथ में करंट में चेंजिंग नहीं आएगा। तो करंट में चेंजिंग नहीं आने से उसमें कोई फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंजिंग नहीं होता, यानी कांस्टेंट फ्लक्स बनाएगा। तो साइनोसॉइडल फ्लक्स नहीं बनाएगा तो स्ट्रेट लाइन का वो फ्लक्स बनाएगा। तो जिससे क्या होगा दोस्तों कि मतलब वही फ्लक्स तो सेकेंडरी बाइंडिंग से लिंक करेगा। सेकेंडरी बाइंडिंग लिंक तो कोई समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था फ्लक्स में। जब समय के साथ में फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी बाइंडिंग में किसी भी टाइप का कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो प्राइमरी बाइंडिंग पे जो है दोस्तों इंडक्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइमरी बाइंडिंग जो होगा उसका दोस्तों जल जाएगा। बर्न इट्स बाइंडिंग, कभी भी दोस्तों इसका प्राइमरी बाइंडिंग ही जलेगा, सेकेंडरी बाइंडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्योंकि सेकेंडरी में जो फ्लक्स पास होगा ना कि उससे करंट बनेगा, क्योंकि कोई समय के साथ में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो इसमें लिखना चाहिए बर्न इट्स प्राइमरी बाइंडिंग। तो कभी भी जब दोस्तों आपको सेकेंडरी बाइंडिंग ऑप्शन में देखने को मिले तो उसको मत छेड़िएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए आप जो प्राइमरी बाइंडिंग होगा वो क्या होगा दोस्तों, जल जाएगा, क्योंकि वो उसमें कोई इंडक्टेंस डीसी सप्लाई पे नहीं होती है। इस वजह से कम रेजिस्टेंस होने की वजह से वो बाइंडिंग में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से वो बाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द टेपिंग्स ऑन द ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड ऑन। ट्रांसफार्मर पर टेपिंग प्रदान की जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चंस
LMRC और UPPCL TG2 में देखने को मिला था। इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए HV साइड एट वन एंड ऑफ द वाइंडिंग, ऑप्शन बी LV साइड एट वन एंड ऑफ द वाइंडिंग, ऑप्शन सी HV साइड एट मिडिल, ऑप्शन डी LV साइड एट मिडिल। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं LV साइड पे कम वोल्टेज होती है और HV साइड पे ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो क्या होता है, ज़्यादा आपको वेरिएशन का मान लीजिए एक दो आपके पास में 220 टू मतलब 650 का वोल्टेज का रेंज है, तो 220 पे आपको लगाएंगे तो 0 से 220 के बीच में आपको सप्लाई मिलेगा। इतना बीच में वेरिएशन आप कर सकते हैं। वहीं पे यदि आपको 0 से 650 के बीच में वेरिएशन मिलेगा तो आपको ज़्यादा वेरिएशन कहाँ पे मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए 220 भी चाहिए तो भी ले सकते हैं, 240 चाहिए, 260 चाहिए, 340, 520, 650, मतलब इससे मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज का वेरिएशन रहेगा दोस्तों वहाँ पे हम उतनी ज़्यादा वोल्टेज हमको मिल सकता है। तो कभी भी जो टैपिंग होता है दोस्तों हमेशा HV साइड पे रखा जाता है। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो वोल्टेज का रेंज हमको ज़्यादा मिल जाता है कि ज़्यादा चीज वोल्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। समझाने के लिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे बनाने के लिए कि मान लीजिए दोस्तों ये आपको एक हम बाइंडिंग बना के दिखाते हैं। ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये कोर हो गया आपका और ये आपका HV बाइंडिंग है। तो इसमें दोस्तों जो टैपिंग होती है हमेशा HV साइड के मिडिल में देते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए अभी आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको 220 वोल्टेज मिल रहा है। अब यदि आपको 440 है तो यहाँ से आप टैपिंग ले लेंगे, 500 चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और 650 मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों जो टैपिंग जो होता है HV साइड में दिया जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन। और दूसरा रीजन क्या होता है दोस्तों, HV साइड में हाई वोल्टेज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि करंट कम होती है। तो करंट जब हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम चीज़ को कोई सप्लाई से अलग करते हैं या थोड़ा देर के लिए हम चेंजिंग करते हैं या लूज होता है वहाँ पे तो वहाँ हैवी स्पार्किंग, तो जब ज़्यादा करंट रहेगा वहाँ पे तो ज़्यादा स्पार्किंग होगा। तो HV साइड पे कम करंट देखने को मिलता है। तो मतलब टैपिंग करना, ऑफ लोड टैपिंग या ऑन लोड टैपिंग करने में दोस्तों हमको ईजी होता है। इसलिए दोस्तों HV साइड पे हम लोग क्या करते हैं टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। वो HV साइड पे कहाँ पे, तो HV साइड के दोस्तों हम लोग मिडिल पे इसको टैपिंग प्रदान करते हैं। ये रहा मिडिल, ये मान लीजिए ऑप्शन ए, ये ए है, ये बी है और ये टैपिंग सी है। तो कभी भी दोस्तों हम HV साइड के मिडिल पे ही टैपिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा HV साइड एट मिडिल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर इज, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी हाई सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों जैसे कि बार बार इस क्वेश्चन को हम लोग घुमा के देखने को पूछा गया है, देखने को मिला है कि हम समझते हैं दोस्तों जो कास्ट आयरन होता है उसमें 2 to 5% हम लोग क्या करते हैं सिलिकॉन मिला देते हैं। तो सिलिकॉन मिलाने से तो क्या होता है, सिलिकॉन मिलाने से हाई सिलिकॉन स्टील वो हो जाता है। अब उस सिलिकॉन स्टील को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करके उसको ठंडा करते हैं और उसको हम बेलन की जैसे रोटी बेलते हैं तो उसी ढंग से उसको मटेरियल को रख के उसको हम बेल देते हैं। तो एक डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है। तो एक डायरेक्शन में अलाइन होने से क्या होता है दोस्तों, उसकी एक डायरेक्शन में जो एटॉमिक मैग्नेटिक डोमेन जो होते हैं उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ जाने से दोस्तों क्या होता है कि मतलब उसका जो रिलेक्टेंस कम हो जाता है और लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो बने स्टील को हम लोग क्या कहते हैं हाई सिलिकॉन स्टील बोलते हैं या हम लोग इसको CRGO स्टील बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये हमारा पहला वीडियो है और मुझे ज़्यादा एडिटिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, बस मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए और मतलब आप चाहे कि मतलब इस टाइप का ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज लेके आऊँ जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाए। जैसे अभी मैंने अभी कंस्ट्रक्शन से उठाया, फिर मैं अभी क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके वर्किंग प्रोसेस से वो उसको लेकर आऊँ, फिर वो सारा क्वेश्चन लेकर जो टेस्टिंग है। तो हर एक टॉपिक वाइज मैं सोच चाह रहा हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन अवेलेबल करो। जैसे ट्रांसफर में ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं ट्रांसफार्मर के 10 20 50 क्वेश्चन करा दूँ, मैं हर एक टॉपिक से जो इतना क्वेश्चन पूछा गया है जो भी एग्जाम है मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन को लाके आपको प्रोवाइड कराऊँ। नया नया हूँ दोस्तों, एडिटिंग नहीं आ रही है, थोड़ा देखिए आप देख समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों। प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से ऐसा कुछ देखने को दिक्कत नहीं मिलेगी। सपोर्ट कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके हमें हौसला बनाइए कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढ के लेके आऊँ। जय हिंद दोस्तों।